क्वेश्चन नंबर 3 है मई जून 12-23 का, मई जून 12-23 डेप्रिसिएशन है एएस लेवल, और मई जून 12-23 का ये क्वेश्चन है। पेज नंबर हमारा 74 है। इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कहते हैं जी, अमृता commenced बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010. During the first 2 years of business, the following non-current assets were purchased on the dates shown. मोटर व्हीकल दिया हुआ है 1 जनवरी को MV1 26,000 का, फिर जुलाई में परचेज किया MV2 18,000 का, फिर 11 में MV3 परचेज किया 24,000 का। इस तरह इक्विपमेंट हमने 10 में परचेज किया है 30,000 का और 11 में 44,000 का। Amrita has a policy to depreciate motor vehicle at 20% per annum straight line method and equipment at 15% per annum again on straight line method, rates being charged for each month of ownership, यानी month to month basis है। Calculate the total depreciation for each of the year 2010 and 2011 for motor vehicle and equipment. दोनों के लिए हमने depreciation charge करनी है, 10 के लिए भी और 11 के लिए भी। ठीक है जी, मोटर व्हीकल पर भी और इक्विपमेंट पर भी। तो हम अभी इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे या वो सॉल्व करेंगे, और बड़े आसानी से ही हम सॉल्व इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो हम करते हैं रिकॉर्ड कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोटर व्हीकल 1 हमने खरीदा है 26,000 का और मोटर व्हीकल पे 20% डेप्रिसिएशन है। आइए निकालते हैं हम। देखिए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने निकालनी है किसकी, मोटर व्हीकल की। ठीक है जी, सबसे पहले निकालनी है आपने 2010 की। देखते हैं 2010 में हमारे पास कौन सा मोटर व्हीकल मौजूद था। 26,000 वाला मोटर व्हीकल हमारे पास था और उस पर 20% डेप्रिसिएशन हुई है। 26,000 वाला मोटर व्हीकल हमने परचेज किया था 1 जनवरी को। इसका मतलब है आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक इसको फुल ईयर यूज किया है, तो इस पर डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 5,200 इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। उसके बाद हमने इसी साल एक मोटर व्हीकल और परचेज किया था 18,000 का 1 जुलाई को। उस पर डेप्रिसिएशन हम लेंगे 18,000 पे मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। क्यों सर? क्योंकि वो 1 जुलाई को लिया था आपने। इसका मतलब है कि उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ 6 माह की होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है लेकिन मंथ टू मंथ बेसिस है। मेथड तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन है मंथ टू मंथ बेसिस। मंथ टू मंथ बेसिस है, मेथड स्ट्रेट लाइन है। इसमें निकाल लेते हैं 18,000 का आपका आ जाएगा 3600, उसका 6/12 आपका आ जाएगा 1800। ये हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली 2010 की मोटर व्हीकल पर। इसका टोटल कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन कितनी, 7,000। इसकी एंट्री भी होती है, आपको बताया इनकम स्टेटमेंट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन उसने बेसिकली एंट्री पास करने को हमें कहा ही नहीं है। ही इज जस्ट आस्किंग फॉर द कैलकुलेशन व्हिच आई हैव डन। अब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा 2011 में। 2011 में मेरे पास दोबारा 26,000 वाला एसेट दोबारा पड़ा हुआ था, उसको मैंने दोबारा फुल ईयर यूज किया क्योंकि एसेट बेच थोड़ी दिया था, इट इज स्टिल विद अस। उस पर दोबारा डेप्रिसिएशन होगी 5,200 की, यानी कि फुल ईयर। इसी तरह 18,000 वाला एसेट जो कि मैंने पिछले साल परचेज किया था जुलाई में, पिछले साल उस पर ली थी मैंने डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स की, लेकिन इस साल आपने उसको फुल ईयर यूज किया तो उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, यानी 3,600। इसी तरह 2011 में मैंने एक एसेट और परचेज किया, मोटर व्हीकल 3, 1 अप्रैल को, कितने का, 24,000 का। उस पर भी डेप्रिसिएशन मैं लूंगा, जारी बात है 11 में 24,000 पे कितने परसेंट, 20%। और क्योंकि 1 अप्रैल को लिया था तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक हमने इसको यूज किया, तो 9/12 आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 24,000 का 20% इंटू 9/12, क्योंकि 9 मंथ्स आपने इसको यूज किया है, तो ये आपकी आ जाएगी 3,600। इसको हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2011 की, जो कि आ जाएगी 12,400। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन 2011 की आ जाएगी 12,400। ये मैंने सॉल्व कर ली है सवाल मोटर व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने डेप्रिसिएशन 2010 की 2011 की निकाल ली है, जो कि उसने क्वेश्चन है मुझे रिक्वायरमेंट में कहा था। आई हैव डन दैट प्रोसीजर। अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है किसकी, 2010 की और 11 की, लेकिन मोटर व्हीकल पर नहीं, इक्विपमेंट पर। तो मैं इक्विपमेंट पर निकालूंगा डेप्रिसिएशन अगेन फॉर 2010 एंड 2011। तो मैं यहाँ पर जो है वो निकाल रहा हूँ आपके सामने, इस पर, इक्विपमेंट पर। डी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताया, मुझे समझ आ गई है? जी सर। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। समझ आ गई है? दैट्स वेरी गुड।
जी ठीक है, बुक अपने सामने रखिएगा ताकि बुक आपके पास मौजूद हो। अब इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन निकालनी है आपने 2010 में। इक्विपमेंट हमने 2010 में 30,000 का परचेज किया था 1 जनवरी को, और इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन हो रही है 15%, है स्ट्रेट लाइन मेथड ही। इसका मतलब है कि आपने इसको जनवरी से लेकर दिसंबर तक फुल ईयर यूज किया है, इस पर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगी 4500। अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे किसकी? 2011 की। क्यों? क्योंकि और कोई इक्विपमेंट हमने परचेज ही नहीं किया था 2010 में। इस पर होगी 30% पे कितने परसेंट? 15% अगेन, और वो 15% हम निकालेंगे 30,000 का 15%, और दोबारा इस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। अगेन ये आपके पास आ जाएगा 4500। अब 2011 में एक एसेट हमने और परचेज किया, जनवरी में ही परचेज किया 44,000 का। इस पर डेप्रिसिएशन होगी डेफिनेटली 44,000 पे 15%, क्योंकि जनवरी में परचेज किया तो इस पर फिर अगेन पूरे साल की ही होनी है, तो 15% हम निकाल लेंगे 44,000 का, तो ये आपकी आ जाएगी 6600। तो ये डेप्रिसिएशन जो आपके पास आ जाएगी 2011 की, ये आपकी आ जाएगी 11,100। ये हम लिख देंगे जी इधर 100। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली मोटर व्हीकल की और इक्विपमेंट की स्ट्रेट लाइन मेथड से दोनों सालों की, यानी कि दोनों सालों की मैंने निकाल ली है, 2010 की भी और 2011 की भी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। ये हमने सॉल्व कर लिया मोटर व्हीकल के लिए भी और इक्विपमेंट के लिए भी। आगे कहता है अर्ली इन 2012 कंसिडरेशन वाज गिवन टू चेंजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड with the following rates applying to the balance at the end of each year। हम 2012 में मेथड अपना चेंज कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन की जगह आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगाना है, जबकि डेप्रिसिएशन का रेट भी चेंज हो गया है। अब 25% है मोटर व्हीकल पर और इक्विपमेंट पर 20% है, और अब फुल ईयर डेप्रिसिएशन वुड बी चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज को आप कंसीडर नहीं करेंगे और फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द ईयर 2010 एंड 11 using the reducing balance method for motor vehicle and equipment। दोबारा आपने इसको चार्ज करना है, तो मोटर व्हीकल पर इक्विपमेंट पर 20%, 25% पर अप्लाई करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए, और इक्विपमेंट पर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जरिए, लेकिन एनुअल बेसिस आपने यूज करनी है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वेट कीजिएगा। आप निकालेंगे जी मोटर व्हीकल पर। तो मोटर व्हीकल हमने परचेज किया तो सबसे पहले 2010 की निकालेंगे, क्योंकि उसने फिर दोनों सालों की कहा है निकालने को हमें। तो मोटर व्हीकल 2010 में हमने परचेज में 26,000 का था, इस पर डेप्रिसिएशन होगी कितने परसेंट? 25%, क्योंकि रेट 25% है हमारा, तो ये आपके आ जाएगी डेप्रिसिएशन 26,000 का अगर हम निकालें तो आ जाएगी 6,500, क्योंकि निकाली आपने पूरे साल की है। इसी साल हमने एक मोटर व्हीकल और परचेज किया था 18,000 का, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। सॉरी, ऊपर लिख लिया मैंने 18,000 का, इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम कितने परसेंट? 25%, और इस पर डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 18,000 का 25% पूरे साल की, वो आ जाएगी 4,500। तो डेप्रिसिएशन 2010 में कितनी आ जाएगी आपके पास? 11,000 इज द डेप्रिसिएशन, जो कि 2010 में आ जाएगी मोटर व्हीकल पर टोटल। अब हम निकालेंगे 2011 में, आपने इस पर मजीद डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है 11 में। तो जो मोटर व्हीकल आपने यूज किया था 26,000 वाला, उसमें से जो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है 6,500 की, वो माइनस करूंगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना। माइनस 6,500 जो आएगा उस पे निकालूंगा पूरे साल की, ऑब्वियसली कितने परसेंट? 25%। तो देख लेते हैं जी कितनी आती है हमारी, यानी कि 19,500 का 25%, ये आपकी आ जाएगी 4875 इसकी आ गई। इसी तरह 18,000 वाला एसेट जो आपके पास पड़ा हुआ है, इस पर भी डेप्रिसिएशन हो चुकी है 4,500, वो माइनस करूंगा, जो मेरे पास आएगा यानी कि 13,500 आएगा। इस पर डेप्रिसिएशन निकालूंगा, लेकिन निकालूंगा फुल ईयर की, 25% आएगी फुल ईयर की, क्योंकि हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड तो है 25% के हिसाब से, लेकिन बेसिस जो है वो एनुअल है, तो आ जाएगा 3,375। इसके अलावा एक एसेट मैंने और परचेज किया था 2011 में 24,000 का, इस पर भी मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा 20%, लेकिन मंथ नहीं आएंगे, पूरे साल की निकालूंगा फुल ईयर की, तो ये मेरी आ जाएगी कितनी?
4800, क्योंकि इस पर पहले तो डेप्रिसिएशन कोई हुई ही नहीं है, फर्स्ट टाइम अभी हो रही है, तो 4800 इस पर डेप्रिसिएशन जो है वो आ जाएगी। इसका मैं कर लूंगा जी टोटल, तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2011 की, जो कि 4875 प्लस 3375 प्लस 4800, तो आ जाएगी 13050। ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 13050 की। अब मैंने किस पे निकालनी है, इक्विपमेंट पे निकालनी है। उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है, लेकिन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहले 2010 में निकाल लेंगे। मैं एक दफा इसको दोबारा चेक कर लूं जो हमने सॉल्व किया है, ताकि कोई गलती ना हो। -6500 जी, ठीक होगी जी बात। अब 2010 में मेरे पास एसेट जो इक्विपमेंट का था वो था 30,000 का। सर कहाँ लिखा हुआ है ये देखें, 20% डेप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और इक्विपमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है 30,000 का 1 जनवरी को। इस पर डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूंगा 30,000 पे। कितने परसेंट अब आपने लेनी है, 20%। ये आपके पास आ जाएगी 6,000, बस इस पर तो यही होनी है। उसके बाद 2011 में डेप्रिसिएशन होगी, पहले 30,000 पे निकालूंगा मैं, -6,000 जो हुई है उस पर वो माइनस कर दूंगा। 24,000 का मैं लूंगा, कितने परसेंट, 20%। मंथली बेसिस तो लिखना ही नहीं है आपने, क्योंकि मंथ टू मंथ बेसिस तो है ही नहीं, एनुअल बेसिस है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करनी है आपने, तो आ जाएगी 4800। उसके बाद मैं निकालूंगा जो आपने इक्विपमेंट और परचेज किया है 1 जनवरी 2011 में, कितने का, 44,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन होगी ऑब्वियसली। और क्योंकि इस पर पहले कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, तो डायरेक्टली मैं इसके ऊपर 20% निकाल लूंगा। ये मेरे पास आ जाएगी डेफिनेटली 8800। मैं टोटल कर लूंगा तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो 2011 की आ जाएगी इक्विपमेंट के ऊपर 8800 प्लस 4800, 13,600। So this is how I will calculate depreciation. पहले में मैंने 2 सालों की निकाली है मोटर व्हीकल पर स्ट्रेट लाइन मेथड से, और फिर मैंने मोटर व्हीकल पर दोबारा निकाली 10 और 11 की डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से एनुअल बेसिस से। फिर मैंने इक्विपमेंट पे निकाली है 2010 और 11 की स्ट्रेट लाइन मेथड से मंथली बेसिस पर, और फिर मैंने निकाली है एनुअल बेसिस पर 2011 की 10 और 11 की इक्विपमेंट पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 20% के हिसाब से। जी शान, ये मैंने चारों वर्किंग आपको शो की है। इसमें आपको कोई मसला है तो बताएं, समझ आ गई यानी प्रॉब्लम, प्लीज यू कैन बिला झिझक पूछ सकते हैं आप मुझसे। सर ये जो आपने 30,000 लिखी है उसकी वैल्यू इक्विपमेंट की, ये क्वेश्चन में किस साइड पे दी गई थी? ये देखिए, ये दी हुई इक्विपमेंट नंबर 1 1 जनवरी 2010 को परचेज किया था आपने 30,000 का, और ये 44,000 ये 11 में परचेज किया 44,000 का। 30,000 तो पहले ही है, 2 सालों की निकालनी है ना आपने, 2 सालों की ही निकाल रहे थे मोटर व्हीकल पर भी। बेसिकली तो 4 सवाल लेंगे, एक मोटर व्हीकल का स्ट्रेट लाइन मेथड का मंथली बेसिस का, एक मोटर व्हीकल का स्ट्रेट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का एनुअल बेसिस का, फिर इक्विपमेंट का स्ट्रेट लाइन मेथड का मंथली बेसिस का, फिर इक्विपमेंट का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से एनुअल बेसिस का। 2 सालों का सवाल है। ठीक है, 20,000 पे निकाली है ना, ये देखिए पहले 15% था, 20% है, फिर पिछले साल जो हुई है 6,000 माइनस करके फिर निकाला। ओके, ठीक है सर, आ गई समझ। आगे समझ, जी आ गई। ओके चलिए जी आगे चलते हैं। अब हम इससे आगे वो कहते हैं जी, द ओरिजिनल प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 years in business were 86,000 and 94,000. Prepare a statement show the revised profit for the year 2010 and 11 if the reducing balance method had been used. वो कह रहा है प्रॉफिट जो अभी हमने निकाला हुआ है ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाला हुआ है। कहते हैं दोबारा प्रॉफिट निकालें, अगर आप प्रॉफिट निकालें किससे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो प्रॉफिट क्या होगा, 10 का भी और 11 का भी। देखिए 10 का प्रॉफिट हमारा है कितना, 10 का प्रॉफिट हमारा है 86,000 और 10 का, और 11 का प्रॉफिट कितना है 94,000।
इसको हम करेक्ट करते हैं। कैसे करेक्ट करेंगे? इसमें जो स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 86,000 में हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज की हुई है 2010 में, वो हमने चार्ज की हुई है मोटर व्हीकल पर 7,000 माइनस कर दूंगा, और इक्विपमेंट पर चार्ज की हुई है 4,500 वो भी माइनस कर दूंगा। ठीक है जी। और सॉरी माइनस नहीं करना, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ऐड करना था, सॉरी। प्लस कर दूंगा 7,000 क्योंकि ये चार्ज कर दी हुई है ना आपने, यानी ये आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दी हुई है, प्लस 4,500 और माइनस कर दूंगा जो अब डेप्रिसिएशन आ रही है मोटर व्हीकल की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से 2010 में, वो क्या है 11,000 और माइनस 6,000। सो आई विल गेट माई आंसर, आई विल गेट माई करेक्टेड प्रॉफिट। यानी मैंने 2010 में जो मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट पर स्ट्रेट लाइन की हुई थी वो ऐड कर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करें ना, वो पहले हो चुकी, माइनस कर चुके थे आप, और माइनस कर दिए मैंने 11,000 और 6,000 जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की थी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 80,500। करेक्टेड प्रॉफिट मुझे निकालना है किसका, 2011 का, और 2011 का करेक्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए मैं देखूंगा कि प्रॉफिट है कितना 11 का, वो है 94,000। सो 94,000 में से क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा जो स्ट्रेट लाइन मेथड से 11 में डेप्रिसिएशन मैंने ली है 12,400, ये मैं ऐड कर दूंगा। जी 12,400 ऐड करूंगा, फिर उसमें ऐड कर दूंगा 11,100, यानी कि जो डेप्रिसिएशन हुई है मेरी, दोनों की डेप्रिसिएशन में ऐड कर दूंगा, यानी कि 11 में जो डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पर हुई है वो भी ऐड कर दी है, और 11 में डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट पर हुई है वो भी ऐड कर दी है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाली जो है वो माइनस कर दूंगा, यानी कि 13,050 माइनस हो जाएगी, और माइनस कर दूंगा 13,600। तो मेरे पास करेक्टेड प्रॉफिट इसका भी आ जाएगा 94,000 प्लस 12,400 प्लस 11,100 माइनस 13,050 और माइनस 13,600, 90,850 मेरा करेक्टेड प्रॉफिट इसका भी आ जाएगा। असल में जो प्रॉफिट करेक्शन है ये 10 और 11 की करनी है आपने, तो सिर्फ 10 में 10 को देखेंगे ना, अगर आपने 10 को देखना है तो 10 के अंदर सिर्फ चीजें कौन सी वाली आनी है 2010 की, यानी कि अगर आप 10 को देख रहे हैं तो आपने सिर्फ ऊपर वाली डाटा को उठाना है, इससे ऊपर वाले डाटा को उठाना है, नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को, वो 2010 से रिलेटेड है। तो 7,000 माइनस कर दिया हुआ उसे ऐड कर देंगे, और 4,500 माइनस कर दिया हुआ उसे भी ऐड कर देंगे, और 11,000 जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है वो माइनस कर देंगे, और 6,000 माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रॉफिट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपका आ जाएगा। इस तरह 11 में जो प्रॉफिट था 94,000, उसमें 11 वाली जो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से मोटर व्हीकल की 12,400 और 11,100 इक्विपमेंट की वो ऐड कर देंगे, और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है 13,050 और 13,600 वो माइनस कर देंगे, तो 11 का करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 90,850 अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जी, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा है। बताएं इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं सर, आ रही है समझ। ये मैंने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए कि जिस तरीके से आपने इसको सॉल्व जो है वो करना है। तो पास पेपर का क्वेश्चन था जी, पास पेपर का क्वेश्चन है यार, ऑब्वियसली पास पेपर का क्वेश्चन है, और पास पेपर का क्वेश्चन ही मैंने आप सॉल्व करवा के, मतलब कि ये हमारे बुक में है ये। जी जी बुक से ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं बुक के अलावा, पास पेपर के अलावा तो कोई क्वेश्चन जो है वो करवाता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसका कोई मकसद ही नहीं है ठीक है कि हम दूसरे क्वेश्चन जो कि इररेलेवेंट हैं वो करवाएं। ठीक है जी, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने बुक से करवाया, क्वेश्चन 3 आपके सामने है। ठीक है सर। ठीक है जी, अब इससे जो अगला क्वेश्चन है वो आपने घर में करना है,
बाकी मैंने 9.8 भी घर में दिया था, और अगला क्वेश्चन भी आपने घर में करना है, एनुअल बेसिस है। तो इंशाल्लाह ताला फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला और आगे चलेंगे मजीद। ठीक है जी, ओके सर। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।